नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़े, लंबे, अहिंसक और संयमित लगातार चले किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरा हो गया। आज हरियाणा, पंजाब से टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर हजारों किसान जुटे। गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा देखी गई। 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग समेत कई और मांगों के लिए शुरू हुआ किसानों का आंदोलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर इतना असरदार साबित हुआ कि केंद्र सरकार को आखिरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। कैबिनेट में तीनों कानूनों की वापसी की मंजूरी के बाद अब 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में तीनों कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया के लिए अलग से बिल पेश किया जाएगा। हालांकि किसान अभी एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन के साल भर पूरा होने पर आज देश के कई राज्यों में किसान विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ मशहूर अभिनेत्री सोनिया मान हैं। वो इस किसान आंदोलन के साथ जुड़ी रही। सोनिया जी, आज आप इस आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है, क्या आप आज महसूस कर रही हैं? क्या कहना चाहेंगी दर्शकों को, क्योंकि आप भी बॉर्डर पर आप डटी रही? मैं यही कहना चाहूंगी कि आज मेरा पहला आंदोलन है। पहले आंदोलन के बारे में सुनते थे, बट बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली, देखने के लिए मिली इस आंदोलन में। और जहां हम बोलते हैं कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, बट उस माहौल के अंदर हमने यहाँ पर बहुत सारी परेशानियां बॉर्डर के ऊपर फेस की हैं और बहुत सारे तगमे हमारे ऊपर लगाए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से। बट आखिरकार हमारी जीत, किसानों की जीत हुई है। सच की हमेशा जीत होती है। बट कुछ मांगे अभी भी हमारी बाकी हैं, जैसे कि एमएसपी फिक्स करवाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के फार्मर्स भी हमारे साथ बैठे हैं, जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, क्योंकि उनका जो धान है, उनकी जो फसल है, एक एमएसपी रेट पे बिक नहीं सकती। बिल्कुल। सोनिया, आप हमारे साथ जुड़िए, लेकिन मुझे इस समय कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश का रुख करने के लिए। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है फिलहाल मैं आपसे बात जारी रख सकती हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी एक खबर बहुत चिंताजनक आ रही है। बहरहाल सोनिया, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अब किसानों को एक बहुत बड़ी जीत मिली है और आश्वासन भी मिल गया है सरकार की तरफ से कि इनको निरस्त किया जाएगा और उस लिहाज पे आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन किसान अभी अपनी एमएसपी की मांग को लेकर रटे हुए हैं, जिस तरह से आपने भी कहा है। अब आगे किस तरह से आप इस किसानों के रुख को देख रही हैं? क्या अब कुछ नरमी आएगी? देखिए, जिस तरीके से हमारा शांतिपूर्ण आंदोलन पहले चल रहा था, वैसे ही चलेगा। जो एक एमएसपी की डिमांड है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर को है और उनको वो भी एमएसपी भी फिक्स कर देनी चाहिए। और हरियाणा, पंजाब में तो थी और बाकी यूपी में भी होनी चाहिए, बाकी प्रदेशों में भी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए किसानों को कुछ नहीं बच पाता। यूपी की फसलें अभी हमने देखी है, कहीं पे 900 रुपए को धान बिका है, कहीं पे 1200 रुपए को बिका है, जबकि मूल्य रेट यहाँ पर 2000 था और उतना नहीं बिक पाता। उससे उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है किसानों को। तो विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एमएसपी हम तो ये तो फिक्स करवानी है, इसके अलावा हमें पंजाब में और भी फसलों के ऊपर हमें एमएसपी चाहिए, ताकि हम पंजाब के वाटर लेवल को मेंटेन कर सकें। क्योंकि आने वाले टाइम पर जिस तरीके से अगर पैडी ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी और फसलों पे एमएसपी नहीं मिलेगी, तो पंजाब का हाल भी राजस्थान की रेतली जमीन जैसा हो जाएगा। वहां का पानी भी खत्म हो जाएगा आने वाले 15 साल में, अगर एमएसपी बाकी फसलों पे नहीं मिली तो। सोनिया मान, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और वाकई जिस गहराई से आप सब लोग किसानों की समस्या को समझ रहे हैं और सामने रख रहे हैं, ये एक बहुत अहम बात है। हम आगे बढ़ते हैं। अब देश की बात में रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। यहाँ से खबर है, यहाँ एक अनुसूचित जाति के परिवार की हत्या से सियासी पारा बढ़ गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज प्रयागराज में इस पीड़ित परिवार से मिलने जा रही हैं, जिनके 4 लोगों की दबंगों ने हत्या की और उनकी नाबालिग बेटी का सामूहिक बलात्कार भी हुआ है। पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ उन्होंने 2 साल में 2 बार एफआईआर कराई, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय केस वापस लेने का दबाव डाला गया। लेकिन अब दोनों पुलिस वाले सस्पेंड किए गए हैं। देखिए यूपी से खास रिपोर्ट।
प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली से सीधे प्रयागराज पहुंची। काफ़ी देर उन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा। उन्होंने उन्हें इंसाफ दिलाने में मदद करने का भरोसा दिलाया। परिवार वालों ने उन्हें जुल्म की दास्तान सुनाई। जो वीडियो मुझे दिखाए गए हैं और जो मुझे बताया गया है कि जिस तरह से ये हुआ है इधर, मैं खुद हिली हुई हूँ और दहशत में है परिवार। सब परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। पीड़ित परिवार का गांव के ही ऊंची जाति के दबंगों से भूमि विवाद चल रहा है। उन्होंने सितंबर 2019 में और इस साल भी सितंबर में उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई थी, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एक चाट वाला यहाँ फुल्की लगाता था, उन्होंने मेरे पति की सूचना दी कि का दरवाजा 2 दिन से खुला है, कोई दिख नहीं रहा है, जाके देखिए क्या बात है। तो हमारे हस्बैंड ने सुबह करीबन 8 बजे आके देखा, एक दरवाजा खुला रखा था, एक दरवाजा बंद रखा था। उन्होंने घर के अंदर घुस के देखा और सब खून से लहूलुहान पड़े हुए थे, चारों लोग। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इलाके के थाने के इंचार्ज और एक सिपाही आरोपियों के यहाँ बैठक करते थे और उन पे लगातार केस वापस करने का दबाव डाल रहे थे। हफ्ते में 2 बार 4 बार पार्टी होती थी, बोले मेरे रिश्तेदार है, समधी है, वो खुल के कहती थी कि मेरे रिश्तेदार है, मैं खुद नहीं रहने दूंगी तुम लोग को। कौन है? ठाकुर है? ठाकुर है, बबली सिंह। और कहते मैं अपनी जमीन बेच के मैं तुम लोग को रहने नहीं दूंगी। दुश्मनी किस बात की थी? बस रंगीस ऐसे ही कि अपना लगाना। हाँ, अपना लगाना। 4 परिवार ठाकुर थे, सबको दबा रखे थे। परिवार में जिस 17 साल की बच्ची की हत्या हुई है, उसका शव एक अलग कमरे में मिला है। उसके जिस्म पे कपड़े नहीं थे। पुलिस ने इसीलिए हत्या के साथ गैंगरेप का भी मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी थाना इंचार्ज और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। 2019 और 2021 में इन्होंने कुछ लोगों के ऊपर भूमि विवाद में इन्होंने SC ST के केस लिखवाया है। वो केस देखा गया है। उस केस में कार्रवाई नहीं होने का इन्होंने आरोप लगाया है। इसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हुए तुरंत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। संदिग्ध लोगों को इनके नाम के आधार पर हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करके इस घटना का खुलासा जल्दी ही किया जाएगा। अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ इस तरह के अपराध सामंतवादी और समण मानसिकता की उपज है, जिसे खत्म होने में शायद वक्त लगेगा। लेकिन पुलिस की कोताहियों पे एक सिपाही और एक दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करके मामला खत्म कर दिया गया है। लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि बार बार पुलिस इस तरह की कोताहियां ना करे। प्रयागराज में नितिन गुप्ता और विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान अब मौजूद है। कमाल, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये मामला उस समय हुआ है जब कुछ ही महीनों में चुनाव हैं। खबर मैं आपको पहले भी सुन रही थी दोपहर में जब ये मामला सामने आया था। आपने कहा कि योगी सरकार के भी कोई मंत्री जा रहे थे और अब प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंच गई हैं। किस तरह की हलचल और वाकई में कितनी कारगर कार्रवाई हुई है इस मामले में? नहीं, देखिए, कारगर कार्रवाई तो हुई क्योंकि जो 11 लोग नामजद थे उसमें से 8 को पुलिस ने पकड़ लिया है। 2 पुलिस वाले जिनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो आरोपी के घर में बैठक करते हैं, आरोपी कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हैं, समधी लगते हैं या कुछ और रिश्तेदारी है, और जो पीड़ित पक्ष है उसको धमकी देते हैं, तुमको इस जगह को छोड़ने पे मजबूर कर देंगे, पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी, और उसके ऊपर दबाव डाल रहे, तो उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सिस्टम है इसमें पुलिस में जब तक कोई सुधार नहीं होगा तब तक आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, और उसमें फौरन जब बवाल होता है तो एक्शन भी हो जाता है और कुछ दिन के बाद फिर उसी तरह की घटनाएं होती हैं। बड़े पैमाने पे कस्टोडियल डेथ के मामले उत्तर प्रदेश में हैं। पुलिस वाले बहुत सारे आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, बहुत सारे अभी भी फरार हैं अपराध करके, कस्टडी में लोगों को मार के फरार हैं, उनके ऊपर इश्तिहार छप रहे हैं, उनकी तस्वीरें छपती हैं कि कोई इनको देख रहा है तो इनकी सूचना दे ताकि इनको गिरफ्तार किया जा सके। पिछले साल या शायद इसी साल कुछ महीने पहले अभी महाराजगंज से सोना ला रहे व्यापारियों को कुछ पुलिस वालों ने जाके लूट लिया था, उनको गाड़ी से उतार करके। तो जब तक सिस्टम को सुधारा नहीं जाएगा तब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी। अभी जो कार्रवाई हुई है वो ठीक है, वो कारगर कार्रवाई है, लेकिन ये सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2019 से कोई मुकदमा लिखवा रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है
और अब जब 4 लोगों की मौत हो गई है तब कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल कमाल। और अगर सियासी हलचल की बात करें तो उस लिहाज से क्या स्थिति है, अभी क्या जानकारी? नहीं देखिए, एक वहाँ के इलाके के एक एमएलए वहाँ गए थे। लोग क्योंकि जहाँ पे ये मौतें हत्याएं हुई हैं वो बेइंतहा गुस्से में और रंजीदा थे, तो वो नाराज़ थे, उन्होंने उनकी गाड़ी को वापस कर दिया। कुछ इस तरह के तस्वीरें वहाँ से आई हैं आज दिन में। कुछ लोग गए वहाँ, नारेबाजी वगैरह भी कर रहे थे। अभी प्रियंका गांधी पहुंची हैं, थोड़ी देर पहले ही पहुंची हैं वहाँ पे। उन्होंने उनके परिवार के लोगों से बातचीत की और उनको मदद दिलाने का भरोसा किया है। लेकिन होता क्या है कि जब चुनाव वगैरह करीब होता है, विपक्ष इस तरह वहाँ पे पहुँचता है, लेकिन उस वक्त मामले में कुछ एक्शन होता है, लेकिन फिर वो ठंडा पड़ जाता है और फिर उसी तरह की घटनाएं होने लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि जब मामला होता है तब सब रुक करते हैं, उसके बाद एक तरह से भुला दिया जाता है और ऐसे मामले लगातार बार बार सामने हो रहे हैं, तो चिंता का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए कमाल। और अब आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर आ रही है। कृषि संबंधी संसद की स्थायी समिति की बैठक में नहीं पहुंचे सांसद और आज किसानों की आमदनी दुगुनी करने पर होनी थी चर्चा। कोरम पूरा ना होने के कारण नहीं हो सकी बैठक और अध्यक्ष समेत केवल 6 सांसद ही यहां पर पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ मौजूद है। जी अखिलेश, जरा बताइए विस्तार से इस जानकारी के बारे में। काफी अहम लग रहा है ये बैठक, जो मुलाकात होने वाली थी जिसमें सांसद नहीं पहुंचे सब। देखिए, जो दोहरे मापदंड हैं वो साफ तौर पर दिखाई दिए। एक तरफ तो बड़ा शोर शराबा होता है, किसानों की तमाम तरह की समस्याएं हैं, सरकार ये नहीं करती है, सरकार को ये करना चाहिए, किसानों के लिए ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह की बैठकें होती हैं तो उसमें कितनी सीरियसली इसको लिया जाता है, इसका नमूना आज देखने को मिला। जब स्टैंडिंग कमेटी की जो कृषि मामलों की बैठक थी वो हुई है, 3 बजे होने वाली थी, और वहाँ पर केवल 6 सांसद पहुंचे। कुल 29 सांसद इसके सदस्य हैं और कम से कम 10 सांसदों का मौजूद रहना जरूरी है कोरम पूरा करने के लिए। लेकिन चूंकि केवल 6 सांसद पहुंचे थे, इसलिए इस बैठक को नहीं हो सकी। और आज का जो विषय था वो ये बैठक था कि अगले साल तक जो है किसानों की आमदनी को दोगुना करना, और इसके लिए कृषि मंत्रालय के और जो कृषि कल्याण, किसान कल्याण जो डिपार्टमेंट है उनके सुझाव लेने थे। लेकिन अधिकारी पहुंचे, सब लोग पहुंचे, लेकिन सांसद नहीं पहुंचे, इस कारण ये बैठक नहीं हो पाई। बिल्कुल अखिलेश, क्योंकि ये आज संविधान दिवस भी हम सब जानते हैं और जिस तरह से विपक्ष ने बॉयकॉट किया है, दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से, विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तो क्या पता अपना विरोध जताने के लिए ये सांसद नहीं पहुंचे होंगे आज। नहीं, इस बात की संभावना कम लगती है, क्योंकि जो विरोध था वो संविधान दिवस को लेकर के तो 2015 से ही चला आ रहा है। लेकिन जो स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं उसमें अमूमन जो है वो पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके चर्चा होती है, उस पर पार्टी लाइन के हिसाब से काम नहीं होता है। जो 6 सांसद आए हैं उनमें भी कई जो है वो विपक्ष के सांसद हैं, तो ऐसा नहीं था कि कोई बहिष्कार किया गया हो, लेकिन उसको सीरियसली नहीं लिया जाता है, गंभीरता से नहीं लिया जाता है। यही आज का इसका संदेश दिया गया है। और जहाँ तक इस तरह की बैठकों का सवाल है, वो चाहे राज्यसभा के सभापति हो, चाहे लोकसभा के स्पीकर हो, कई बार सांसदों को टोक चुके हैं कि इस तरह की बैठकों में आपका रहना जरूरी है, आप इनको गंभीरता से लिया कीजिए। बिल्कुल, बहुत अहम है जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इन मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश, और एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं देश की बात में। हम आगे तमाम और खबरें दिखाएंगे। कर्नाटक के धारवाड़ में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं। कल तक 66 थे संक्रमित, आज 182 हो गए हैं, जो एक वहां पे हॉस्टल है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।
देश की बात में खबर है कर्नाटक से। कोरोना से जुड़ी हुई वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद एक ही जगह पर कोरोना के 182 पॉजिटिव मामले मिलना चौंकाने वाला है। हालांकि धारवाड़ के मेडिकल कॉलेज परिसर में जो छात्र यहां काम करने वाले पॉजिटिव पाए गए हैं वो सभी लगभग एसिम्प्टोमेटिक हैं और बेंगलुरु से भी 12 लोग नर्सिंग स्टाफ है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। धारवाड़ के इस मेडिकल कॉलेज को पूरी तरह सील कर दिया गया है। अब तक 180 से ज्यादा पॉजिटिव मामले मिल चुके हैं। अब भी कुछ लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। कॉलेज कैंपस में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें 600 के आसपास छात्र, शिक्षक और कर्मचारी शामिल हुए थे। एक सप्ताह पहले यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह एक छात्रों का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में जिन जिन लोगों ने भाग लिया, यह संक्रमण सिर्फ उन्हीं को फैला है। इनमें भाग लेने वाले संभव लोगों का टेस्ट हम करवा रहे हैं। इससे पहले भी कर्नाटक के शिक्षा केंद्रों में कोरोना क्लस्टर मिले हैं, लेकिन लापरवाही कम नहीं हुई। सितंबर के आखिर में बेंगलुरु के एक रेसिडेंशियल स्कूल में 60 पॉजिटिव मामले मिले थे और अक्टूबर में कोडगु के स्कूल में एक साथ 32 मामले मिले थे। इसके बावजूद लोगों में कोरोना का डर जैसे खत्म हो गया लगता है। वैसे संक्रमण की दर राज्य में फिलहाल काफी कम है, 0.4 से भी कम। All the required measures will be taken by हम वो सभी जरूरी कदम उठाएंगे जिससे कोरोना का संक्रमण ना फैले। लगातार यहाँ कोरोना के क्लस्टर्स मिल रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही अपनी जगह है। सरकार खुश थी कि आधी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है और बाकी को जल्द ही लगा दी जाएगी। लेकिन हुबली धारवाड़ में जो क्लस्टर मिला है वहाँ अधिकांश को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी थी। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए नए सिरे से मंथन की जरूरत है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना का नया वेरिएंट B11529 मिला है, जिससे मामले बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस वेरिएंट को बारीकी से देख रहा है। दक्षिण अफ्रीका में जहां नवंबर के शुरू में रोजाना 100 मामले सामने आ रहे थे, अब बढ़कर 1200 हो गए हैं और इस वेरिएंट की भूमिका ही मानी जा रही है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस वेरिएंट को लेकर सतर्क किया है। कोरोना के नए वेरिएंट B11529 ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि भारत में अब तक इसका कोई मामला नहीं, पर राज्यों को सतर्कता बरतने की हिदायत केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दी है। उन्होंने लिखा है कि दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हांगकांग से नया वेरिएंट रिपोर्ट हुआ है। जरूरी है कि विदेशों से आने वालों की टेस्टिंग सघन तरीके से की जाए। नए वेरिएंट वाले देशों से आने वाले यात्रियों की भी टेस्टिंग सही तरीके से की जाए। इनमें से अगर कोई यात्री पॉजिटिव निकलता है तो उसका सैंपल इंसाकॉक जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी भेजें। 22 मामले मिले हैं, परंतु डेथ्स भी हुई हैं करके, तो वो उसकी बेसिकली जब तक पूरे डेटा आ जाएंगे, अभी तक तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 22 केसेस हमें मिले हैं जो कि इस वेरिएंट के हैं। और सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका में ही। जी, साउथ अफ्रीका में है, एक केस हांगकांग से आया है और मेरे ख्याल से 3 केसेस बोत्सवाना से आए हैं। तो इसमें ऑलरेडी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि सभी फ्लाइट्स में जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं इन कंट्रीज से, उनकी चेकिंग हो। इस बीच इंग्लैंड, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, जापान ने दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों पर रोक लगा दी है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वेरिएंट को लेकर एक बैठक बुलाई है। Researchers are getting together to understand where these mutations are and what that potentially means. शोधकर्ता इस बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको इसे समझने में कुछ हफ्तों का समय लगेगा। वेरिएंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। हम लोग बैठेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। There's a lot of work that is underway. It's a variant that's under monitoring. The TAG-VE will discuss if it will become a variant of interest or a variant of concern. उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर हमने विशेषज्ञों से कहा है कि सोमवार को DDMA के सामने प्रेजेंटेशन दें और हमें सुझाव दें कि क्या करना चाहिए। हम आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए जो भी उचित कदम है उठाएंगे। जीनोमिक कंसोर्शियम को वहाँ मिली है करके अफ्रीका में,
वो म्यूटेशंस के ऑलरेडी स्पाइक प्रोटीन लेवल पे 30 म्यूटेशन से ऊपर हो चुके हैं। तो वो म्यूटेंट जो है वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल भी है और ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी भी है इन टर्म्स ऑफ अफेक्टिंग द ह्यूमन बींग्स। बात विदेश की भले हो और हमारे देश में भी कोरोना के मामले घट जरूर रहे हैं, पर वायरस कहीं गया नहीं है। आकार प्रकार व्यवहार बदल रहा है और हमारा उचित व्यवहार ही हमें बचाने में मददगार होगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, संविधान दिवस पर कार्यक्रम का बहिष्कार, कांग्रेस सहित 14 दल शामिल नहीं हुए। देश की बात में अब बिहार, जहां पर शराबबंदी कानून चर्चा में बना हुआ है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी के अपने अभियान के तहत एक बार फिर से सरकारी अधिकारियों को शराब से दूर रहने की शपथ दिलाई और इस बीच उनके सहयोगी भाजपा के जो नेता हैं, विधायक हैं, सार्वजनिक रूप से उनसे कानून वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं। मैं नीतीश कुमार आज दिनांक 26/11/2021 को शराबबंदी के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को शपथ, शराबबंदी को लागू करने के लिए और शपथ दिलाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। इससे पहले भी नीतीश इस तरह से शपथ दिलाने की रस्म अदायगी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी राज्य में शराब का कारोबार चलता रहता है। फिर से शपथ ले रहे हैं, आज मैं फिर से शपथ करवा रहे हैं, इसलिए करवा रहे हैं शपथ फिर भी, ताकि एक बार मन फिर से मजबूत हो, इधर उधर कोई बाएं दाएं न करे, और जब भी कोई बाएं दाएं करता है तो उस पर जो भी कानून है उसके मुताबिक निश्चित रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। एक तरफ नीतीश शपथ दिलाते हैं, दूसरी तरफ होटल के कमरों में बिना महिला सिपाही के सर्च के लिए उनकी सरकार की आलोचना हो रही है, लेकिन नीतीश इसे गलत नहीं मानते। एक जगह चला गया देखने के लिए कोई, अब कोई कहीं पर महिला थी तो उसको लेकर के लोग बोल रहा, अरे जाएगा नहीं। पुलिस वाले को अगर किसी को पता चलेगा या मद्य निषेध विभाग को पता चलेगा और ये कहा गया है कि उसको देखिए, कहीं शादी का कार्यक्रम हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई होटल में ठहरे हैं, कहीं है, वहां जाकर के देखिए। लेकिन नीतीश के ऐसे कार्यक्रमों से उनके सहयोगी भाजपा विधायक बिल्कुल सहमत नहीं दिखते। प्रशासन पूरा का पूरा शराबबंदी पर लगा हुआ है, बाकी जो क्राइम हो रहे हैं, गैर कानूनी काम हो रहे हैं, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। उसके कारण से मर्डर की संख्या में वृद्धि हो गई है और भी कई चीजें हो गई है। ये बहुत गलत बात है। हमने देखा है कि कुछ लोग बोलते हैं, वो भूल जाते हैं क्या, उस समय तो बीजेपी नहीं थे, साथ में कौन थे, तो एक साथ थे और बीजेपी ने समर्थन दिया। आज हम लोग बीजेपी साथ है, फिर साथ में है, एनडीए साथ में है, तो अब आप लोगों को लगता है कि कुछ से कुछ बोलते रहे। मात्र शपथ खिलाने से शराबबंदी सफल होता तो शायद बिहार में नीतीश कुमार को 5.5 वर्षों के बाद भी शराबबंदी की विफलता पर समीक्षा बैठक करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन नीतीश के कट्टर समर्थक भी अब मानते हैं कि चिंता की बात वो नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक 16 वर्षों तक गृह मंत्री रहने के बावजूद जिस प्रकार से सार्वजनिक समारोह में, किसी भी शादी विवाह में दुल्हन के कमरे में बिना महिला सिपाही के भी प्रवेश को नीतीश कुमार उचित ठहरा रहे हैं, वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राजस्थान में जैसलमेर के रेतीले मैदान में भारतीय सेना के सैन्य अभ्यास में कल जवानों का अदम्य साहस देखने को मिला। इस सबसे बड़े सैन्य अभ्यास के दौरान सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी मौजूद रहे। सेना के इस सैन्य अभ्यास में कोस्ट गार्ड और BSF के 30,000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं।